हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के वालों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ये हमारी संस्था के सीटेट यूपी टेट के चयनित छात्र हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है आज। चैप्टर का नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो जैसा कि समाजीकरण की अवधारणाओं के बारे में पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रकार के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। यदि समाज का अभाव है या लोगों से उसका बालक का जुड़ाव नहीं है, तो वो उसके सामाजिक विकास का अभाव होगा। ठीक है ना। वो एक सामाजिक प्राणी नहीं बन पाएगा। जब लोगों से मिलना जुलना, हंसना बैठना, बात व्यवहार सब कुछ जिसका अच्छा हो, वही एक सामाजिक प्राणी कहा जाएगा। ठीक है ना। समाजीकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि इसी के मानवोचित गुणों का विकास भी होता है और व्यक्ति सुसभ्य एवं सुसंस्कृत भी बनता है। मतलब समाजीकरण से सिर्फ मानव का ही विकास नहीं होता, बल्कि इसके गुणों का भी विकास होता है और व्यक्ति इसी से सभ्य और उसकी संस्कृति अच्छी संस्कृति वाला होता है। ओके। और समाजीकरण की प्रक्रिया उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। वह समाज में ही रहकर विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है। समाज के ही माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिक इत्यादि चीज़ों को सीखता है। ठीक है। और समाज के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता जैसे हमारे माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन है, वे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को पालने की प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक उचित तरीके के विचार और व्यवहार को बल देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोल रही हूँ, जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करते चले, और जो देख रहा है वो, जिसको नहीं नोट डाउन करना है वो बस समझते चले। ओके। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। समाजीकरण की अवधारणाओं के बारे में अभी आपको मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। कई शोध किए गए हैं कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। ठीक है। परिवार, साथी, संचार माध्यम और विद्यालय के अतिरिक्त भी कुछ दूसरे कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं, जैसे माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति और कुल परंपरा बच्चों के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। कुल परंपरा, एथनिसिटी, परिवार के आकार, संरचना, शिक्षा, आय, रचना और फैले हुए जाल से जुड़ी होती है। ठीक है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। यह व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन सिखाता है। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। इसमें हमारे कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे नंबर 1 है स्वदर्पण का सिद्धांत। क्या है? स्वदर्पण का सिद्धांत।
तो सदर्पण के सिद्धांत के अंतर्गत फूले महोदय के अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित है। क्या है? फूले महोदय के अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित है। ठीक है। दूसरा हमारे जो स्वयं के बारे में सीखना ही स्वदर्पण। स्वदर्पण का अर्थ होता है स्व मतलब खुद, स्वयं के बारे में सीखना ही स्वदर्पण सिद्धांत है। ठीक है। चलिए हम अब मैं और मुझे का विकास। दूसरा सिद्धांत क्या है? मैं और मुझे का विकास। जब बालक दूसरों के संपर्क में आते हैं तो कई तरह की जानकारियाँ उनके अंदर विकसित होती है। तो यही से उनके अंदर मैं और मुझे की भावना का विकास होता है। किसका विकास होता है? मैं और मुझे की भावना का। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ये दुर्खीम जी के अनुसार है। किसके अनुसार है? दुर्खीम जी के। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विज, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील रहती हैं, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली होती है। ओके। चलिए समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं आपको बताती हूँ समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है पालन पोषण, नंबर 2 सहानुभूति, नंबर 3 सहकारिता, नंबर 4 आत्मीकरण, नंबर 5 अनुकरण, नंबर 6 सामाजिक शिक्षण और नंबर 7 पुरस्कार एवं दंड। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताते हुए चलती हूँ। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करते चले और जिसे नहीं नोट डाउन करना है वो बस समझते हुए चले। तो पहला है जैसे कि पालन पोषण। बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता का बालक का पालन पोषण करते हैं उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियाँ विकसित होती हैं। इसका मतलब यह है कि जिस बालक की देखरेख उचित ढंग से नहीं होती है उसमें समाज विरोधी आचरण विकसित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह अपने को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? व्यवस्थापित नहीं कर पाता। व्यवस्थापित। ओके। तो इस दृष्टि से उचित समाजीकरण के लिए आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो। ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है सहानुभूति। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ध्यान देने की बात यह है कि शैशवावस्था में बालक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। दूसरे शब्दों में अन्य व्यक्तियों द्वारा बालक की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसके साथ सहानुभूति रखना भी आवश्यक होता है। इसका मतलब यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके कारण किसकी भावना विकसित होती है? अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके कारण वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा
नेक्स्ट पॉइंट है सहकारिता। व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। कौन बनाता है? समाज जो है व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में समाज की सहकारिता बालक को सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग जाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। इससे उसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ संगठित हो जाती हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आत्मीकरण। तो मैं आत्मीकरण के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए। माता पिता, परिवार तथा पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण की भावना का विकास होता है। ओके, जो लोग बालक के साथ सहानुभूति व्यवहार करते हैं उन्हीं को बालक अपना समझने लगता है तथा उसी के रहन सहन, भाषा तथा आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुकरण। समाजीकरण का आधारभूत तत्व अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। ध्यान देने की बात यह है कि बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है। दूसरे शब्दों में बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है वो उसी प्रकार का अनुकरण करने लगता है। जैसे हमारे घर के बाहर कोई भिक्षा मांगने आया और हम देखते हैं कि कोई आता है मांगने वाला, तो उसे हमारे मम्मी पापा, दादा दादी उसे कुछ ना कुछ देते हैं। तो वैसे ही बच्चा भी धीरे धीरे देखेगा, फिर करने की कोशिश करेगा। जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो भी वही काम करेगा। इसी को कहते हैं अनुकरण। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है समाजीकरण, सामाजिक शिक्षण। अनुकरण के अतिरिक्त सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। ओके दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार एवं दंड। तो बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड दिया जाता है, जिसके भय से यह ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करता। स्पष्ट है पुरस्कार एवं दंड का बालक के समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, आत्मीकरण, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड, ये सब समाप्त हुआ। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व। कौन? बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व। तो दोस्तों, बालक का समाजीकरण कोरा पहले मैं बालकों का समाजीकरण के बारे में आपको बताती हूँ। बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है, मतलब जब वो जन्म लेता है तो कोरे स्लेट की तरह होता है, उसका दिमाग बिल्कुल शून्य होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है, वैसे वैसे वह अपनी
पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। इस प्रकार बालक के समाजीकरण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ओके, बालक के समाजीकरण में उसके परिवार, पड़ोस, स्कूल, उसके साथी, उसके समुदाय, धर्म इत्यादि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे समाजीकरण के तत्व हैं। हमारे समाजीकरण के तत्व हैं नंबर 1 वंशानुगत, नंबर 2 परिवार, नंबर 3 पड़ोस, नंबर 4 स्कूल, नंबर 5 समुदाय। क्या है? नंबर 5 है समुदाय और नंबर 6 है धर्म। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताते हुए चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, पहले हम आप लोगों को वंशानुक्रम बताते हैं। वंशानुक्रम क्या चीज़ होती है? बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं व क्षमताएं इत्यादि। इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उपयोगी होते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवार। तो चलिए हम परिवार के बारे में समझते हैं। बालक के समाजीकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, यह अपने परिवार के रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है ना। तो बालक अपने परिवार में, पास पड़ोस में, सब में जाकर वो हर एक चीज़ धीरे धीरे सीखता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अन्य क्रियाएं द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार युवा पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो उसका बालक भी के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवारों के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल। परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रक्रिया करता है, जिससे उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक के जहाँ एक और विभिन्न सदस्यों, विभिन्न विषयों के प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियम, रीति रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों तथा आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसमें स्कूल के विभिन्न सामाजिक योजनाओं का सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुण का विकास होता रहता है। इस दृष्टि से परिवार तथा पड़ोस की भांति स्कूल भी एक बालक के
सामाजिकरण का मुख्य साधन है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय। बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने विभिन्न आयामों, विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य मानता है। ठीक है, इन सपनों के अंतर्गत जातीय तथा अंतर्जातीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश योग परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीति विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला सागर तथा जातीय पूर्ण धारणाएं इत्यादि आती हैं। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धर्म। धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श अथवा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्म के व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में आ जाते हैं, वैसे वैसे यह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के दो प्रकार हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। तो बताइए आप लोग, हमारा प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? कमेंट कीजिए। प्रथम प्राथमिक समाजीकरण हमारा क्या होता है? हमारा परिवार होता है। ठीक है। और द्वितीयक समाजीकरण का क्या होता है? द्वितीयक समाजीकरण हमारा क्या होता है? कमेंट कीजिए। हमारा द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय एवं पड़ोस होता है। ठीक है ना। चलिए समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका, यह हमारा मेन पॉइंट है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? परिवार एवं माता पिता की भूमिका, अध्यापक की भूमिका, मित्र एवं समूह की भूमिका और खेल की भूमिका। ओके, चलिए तो हमारा पहला है परिवार एवं माता पिता की भूमिका। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व होता है। यह कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वो उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। क्या पूंजी होती है? अस्थायी पूंजी होती है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। उसका सबसे पहला घनिष्ठ संबंध अपनी माँ से होता है। माँ से दूध पिलाती है और तरह तरह से उसकी रक्षा करती है। माता और पिता से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएं पूरी होती है। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ अन्य कार्यों को करने पर माता या पिता उसे प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ कार्यों को करने से उसे दंड मिलता है, वह उसकी निंदा होती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं से बचना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसे क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए। धीरे धीरे वह सब कुछ
धीरे धीरे वो उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं तथा नियमों का भी पालन करने लगता है जो समाज के प्रदर्शित मान्यताएं हैं। ठीक, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं, वे इसके साथ हंसते बोलते हैं। बच्चा परिवार की ओर देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी की नकल उतारने के लिए प्रयास करता है। यह उसी परिणाम स्वरूप सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण भाषा का विकास उसमें होता है। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को सामाजिक कहते हैं, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। और जैसे कि परिवार में यह है कि परिवार में रहकर बच्चा माँ बाप से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श, योग, शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना विकसित होती है। बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज से व्यवहार में भी हो सकती है। माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार की आर्थिक स्तर को भी बच्चों के माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। जैसे माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो भी समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। संपन्न परिवारों में बच्चों में असमानता, स्वयं श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। इसके विपरीत निर्धन परिवारों के बच्चों में सामान्यतः निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अध्यापक की भूमिका। तो अध्यापक की भी भूमिका हमारे समाजीकरण पे बेहतर पड़ती है। बालकों के समाजीकरण के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके साथ स्नेह, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। बच्चे को सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, ज्ञान आदि का ज्ञान देना उनके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करें। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों के स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। बच्चे की सामाजिक भूमिका की प्रत्याशा एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है। स्कूल में खेल प्रक्रिया के दौरान बच्चे सहयोग करें, अनुशासन में रहें, सामूहिक कार्य करें आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चे की आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। ठीक है, विद्यालय न केवल शिक्षा के एक औपचारिक साधन है बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। ओके दोस्तों, चलिए तो मित्रों की क्या भूमिका है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मित्रों की भी भूमिका बालक के सामाजिक जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ता है। हम आपस में खेलते हैं बच्चे जब, तो उसमें आपस में बातचीत होती है। बातचीत के माध्यम से उनका समाजीकरण होता है। वे एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और जब एक दूसरे का बात व्यवहार मिलने लगता है तो उनको मित्र बना लेते हैं और हमेशा साथ में एक नई चीज़ों का विकास करते हैं। ठीक है ना, ये मित्रों के समूह में हो गया। अब रही खेल की भूमिका।
बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास की खेल भूमिका महत्वपूर्ण है। खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है ना। खेल क्रियाओं द्वारा बालक को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, जिससे उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। अधिकांश खेलों में मुख्यतः उन साथियों की आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। ठीक है ना। सॉरी। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता व सहयोग की भावना पनपती है। यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता मिलती है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चे में रहन सहन का विकास होता है, जो समाजीकरण से अत्यंत आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बोलती हूँ, जिसका आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग बताइए। क्वेश्चन 1 है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो बताइए आप लोग, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, मूल्यों एवं विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन 2, मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की। ऑप्शन 3, घुलने मिलने तथा समायोजन की। या ऑप्शन 4, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। अभी मैंने आपको समाजीकरण के बारे में पढ़ाया ना, तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर और देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो क्वेश्चन 1 का पहला ऑप्शन सही है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? नंबर 1 प्रकृति पर, नंबर 2 पोषण पर, नंबर 3 अनुकूलन पर, या नंबर 4 पाठ संशोधन पर। बताइए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर अधिक बल देता है? कमेंट कीजिए। पोषण पर। ऑप्शन 2 है पोषण पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। हाँ, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्वचिंतन, ऑप्शन बी प्रतिधारण, ऑप्शन 3 पुनरावृत्ति, ऑप्शन 4 सात को दोहराना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट कीजिए। हाँ, प्रतिधारण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। ऑप्शन बी, समाज में समायोजित होना। ऑप्शन 3, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। ऑप्शन 4, सामाजिक विविधता को समझना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, समाज में समायोजित होना, मतलब ऑप्शन बी। ओके,
तो चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन भी कराए हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारे संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। ओके, और ये हमारे संस्था का फ़ोन नंबर है 9910386775। दोस्तों, ये हमारी संस्था का QR कोड है। इससे जुड़कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सीधा जुड़ सकते हैं। जिससे आपको PDF चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। और ये हमारी संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9450403017। ओके दोस्तों, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।